हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज़, आज का हमारा सेशन रहने वाला है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए इग्नू की सीरीज़ जो कंटिन्यू है। उसमें हमारा सब्जेक्ट है MCO01, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती है ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लासिकल वर्सेस न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लासिकल थ्योरी होती है कि ये थ्योरी जो रूल स्ट्रक्चर और आउटपुट पर फोकस करती है। इसमें क्या होता है, इंसान को एक मशीन के पार्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, कि उनसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ पैसा मैटर करता है और पैसा ही मोटिवेशन है कि पैसा, मैं तेरे को और ज़्यादा पैसे दे दूंगा, तेरे को और ज़्यादा काम करना है। तो ऐसा पैसे का लालच दे दे के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराया जाता है। ठीक है, और नियो क्लासिकल थ्योरी होती है कि ये थ्योरी ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर पर फोकस करती है। इसमें समझा गया कि लोग जो सोशल बीइंग है और उनकी फीलिंग्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनके लिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे क्लासिकल पुराने ज़माने की फैक्ट्री असेंबली लाइन, जहाँ मजदूर से सिर्फ क्या लिया जाता था, 12 घंटे लगातार काम करवाया जाता था, वो भी बिना ब्रेक के। लेकिन नियो क्लासिकल में क्या हुआ, जैसे गूगल है, गूगल या टाटा ग्रुप के जो ऑफिस कल्चर होते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ, टीम बॉन्डिंग और वेलबींग को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी की प्रॉफिट को। उन्हें पता है कि अगर एम्प्लॉय को यहाँ पे दिक्कतें आई तो वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और उसका लॉस कंपनी को ही होगा। तो वो कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयर के भी ध्यान में रखती है। ठीक है, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा देखती है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को एक्सप्लेन करें और इसके प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। जैसे अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग एक इंसान की 5 नीड मतलब लेवल है। ठीक है, बॉटम से टॉप तक, मतलब नीचे से ऊपर तक। फर्स्ट होती है हमारी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल होती है जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीज़ होती है। और ये किससे पूरी होती है, बेसिक सैलरी से पूरी होती है। क्योंकि लोग अगर बेसिक सैलरी कितनी होती है, 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक अगर लोग कमा रहे हैं, उसमें सिर्फ अपनी यही चीज़ रोटी कपड़ा मकान ही पूरा कर सकते हैं वो। इसके बाद अगर लोगों की ये नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, उसके बाद वो सेफ्टी पे जाते हैं कि हाँ एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए, कि कोई भी मेरे को जैसे काम से ना निकाले। देखो, जॉब सिक्योरिटी उनकी नहीं होती, जैसे लेबर क्लासेस होती है। ठीक है, वो क्या वेजिस पर दिहाड़ी पर आज कहीं काम करे कल कहीं काम करे, तो उनकी जो होती है फिक्स नहीं होती जॉब, कहीं कहीं करती है। ठीक है, वो लेकिन एक सेफ्टी मिल जाती है जहाँ पे वो परमानेंट, भाई उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो, या फिर जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं कि हाँ तुम्हारी जो फिक्स है, तुम अच्छे से काम करो, तो एक वो मेंटली स्ट्रेस हट जाता है उनका और वो सेफ्टी से काम करते हैं। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी दिया जाता है या फिर वो खुद भी ले सकते हैं। इसके बाद हम सोशली का ध्यान रखते हैं, मतलब सोशली भाई जो चीज़ होती है सोशल में, जैसे दोस्ती है, टीम वर्क है, वर्क प्लेस है, रिलेशंस है, ये सारे सोशल में आते हैं। ये जो बेचारा ये सिर्फ ये चीज़ें पूरी कर पाता है, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता। जिनकी ये चीज़ें सेटिस्फाइड होती है वो उसके बाद इसके बारे में सोचेगा, ये सेटिस्फाइड होने के बाद वो सोशल पे जाता है। ठीक है, तो दोस्ती, टीम वर्क, वर्क प्लेस रिलेशन, ये सोशल में आता है। इसके बाद आता है स्टीम, मतलब उसके बाद उसका दिमाग काम करता है कि भाई रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए मेरी सोसाइटी में, प्रमोशन भी होना चाहिए मेरा, और रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सोशल के बाद लोग सोचते हैं कि इसके बाद हमें ये बेनिफिट मिलने चाहिए। जिसको ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं वो सोचता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, मतलब अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना। और चैलेंजिंग रोल, मतलब भाई कि उसका कुछ टारगेट होता है कि हाँ मुझे एक घर बनाना है। ठीक है, और अगर उसकी ये सारी नीड सेटिस्फाइड हो तो वो एक अच्छा घर बना सकता है, या फिर उसे एक गाड़ी लेनी है। ये सारे क्या होते हैं, चैलेंजिंग रोल होते हैं, उनको फुलफिल करने में भी इनका रोल होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम है और उसे घर का रेंट देना है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल नीड पेंडिंग है। ठीक है, तो कंपनी उसको क्या देगी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये क्या हो गया, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट। तो स्टीम नीड होगी ये। ठीक है, स्टीम नीड देकर मोटिवेट नहीं कर सकती, और पहले सैलरी बढ़ेगी, बढ़ानी होगी, फिर ही अवार्ड काम आएगा। मान लो वो सैलरी उसकी उतने की उतनी है, 10 हज़ार ही है, और उसको लास्ट में अवार्ड दे दे कि भाई ये मंथ ऑफ द ईयर का, या वो सॉरी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इसको अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड का उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास सैलरी इतनी है कि वो अपना गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा है। उस अवार्ड का क्या करेगा, वो अवार्ड भी जब होता है जब ये सारी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है,
लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल क्या है और उन्हें कब यूज़ करना चाहिए। तो एक होता है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर, जिसमें लीडर अकेले डिसीजन लेता है, किसी से डिसीजन नहीं कराता, ठीक है। वो तो होता है कि भाई डायरेक्टर है या कोई भी जो मतलब ओनर है, वो क्या करता है, खुद डिसीजन लेता है, किसी की हेल्प नहीं लेता। एक डेमोक्रेटिक आता है जिसमें पार्टिसिपेटिव, लीडर क्या करता है, टीम से डिस्कस करता है, पहले टीम से डिस्कस करेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। मान लो मैनेजर वगैरह है, वो टीम से डिस्कस करके डिसीजन लेता है, ठीक है। इसके बाद आता है लिजे फेयर, लिजे फेयर फ्री रेन, मतलब लीडर टीम को पूरी आज़ादी दे सकता है कि काम करने की। मान लो कोई भी जैसे भाई लीडर है, उसने बोल दिया कि मुझे इतना बस काम चाहिए, आप कैसे भी करो, और किसी मतलब घर से करो बाहर से करो कैसे भी करो, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम पूरा चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब उसको फ्री आज़ादी दे दी कि कैसे भी करके दो। इसके बाद आता है जैसे ऑटोक्रेटिक का एग्जांपल है, इमरजेंसी रूम का जो हेड है, डॉक्टर या मिलिट्री कमांडर, यहाँ क्या है, क्विक डिसीजन चाहिए, ठीक है, डिस्कशन का टाइम नहीं होता, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या है भाई, जो मतलब जो मरीज होगा उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी में अगर कोई आया तो पहले उसका ख्याल रख के डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ अब बैठ के भाई सारे मिलके मीटिंग करेंगे उसके बाद होएगा, डिस्कस होएगा। डेमोक्रेटिक में होता है कि जैसे MS धोनी की क्या है, कैप्टनसी है, वहाँ जो बॉलर्स और फील्डर्स है, मतलब उनके साथ प्लान डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ही क्या बारी खेली जाती है पारी। और लेज़ी फेयर में एडवर्टीजिंग जो एजेंसीज होती है या R&D लैब्स होती है, जहाँ साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी फ्रीडम चाहिए होती है, ठीक है। इनको भाई जो भी लैब्स वगैरह आर्टिस्ट वगैरह है, इनको छूट दे दी जाती है कि आप अपनी तरफ से बनाओ, जो भी करके दिखाना है आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेजिस्टेंस। तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को रेजिस्ट, विरोध क्यों करते हैं, और मैनेजमेंट इससे कैसे हैंडल करती है। भाई जैसे लोग क्या है, चेंज से डरते हैं, ठीक है। जो पुराने लोग होते हैं उन्हें लगता है कि नई चीज़ें आ गई, नई टेक्निक आ गई, तो भाई कहीं मेरी जॉब चली जाए ना, नए लोगों को लेके आए ना, तो उन्हें अपनी जॉब की सिक्योरिटी से डर लगने लगता है, ठीक है। जैसे लोग एग्जांपल, लोग चेंज से डरते हैं क्योंकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी का डर होता है, नई स्किल सीखने का प्रेशर होता है, और जो उनका जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो क्या होता है, टूट जाता है। क्योंकि उन्हें जैसे मान लो हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, मान लो कंप्यूटर पे काम करना है, पहले लोग क्या कर रहे थे, मतलब रजिस्टरों में ऐसे काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में करना, लेकिन लोगों को वो आता नहीं है, तो लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं हमारी जॉब चली जाए ना। लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए क्या, पहले ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी जॉब सिक्योर है, और उसके बाद वो टेक्निक पूरी तरह से लागू की जाएगी, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेजिस्टेंस। जैसे 1990 में जब इंडिया बैंक में पहली बार जो कंप्यूटर आया था, तो बैंक जो क्लर्क ने स्ट्राइक की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि जॉब चली जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा, उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन किया कि किसी की जॉब नहीं जाएगी और सबको फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, एम्प्लॉय इतने खुश हो गए, उन्हीं का काम ईजी हो गया और उनको कंप्यूटर में काम करने में आसानी होगी और मज़ा आने लगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, और ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो भाई कल्चर किसी भी कंपनी का जो अनरिटन रूल्स होता है, ठीक है, वैल्यू और वर्किंग एनवायरनमेंट को बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि वहाँ लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करेंगे, और ड्रेस कोड कैसा होगा, और काम कितना फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब हर ऑफिस का अपना एक कल्चर होता है। कुछ में जैसे लोग क्या होते हैं, फॉर्मली बात करते हैं, कुछ में इनफॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। तो वो सब पहले ही जो आपका मैनेजर है या फिर जो ओनर है या कोई भी है, MD वगैरह, तो वो आपको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है कि मेरे ऑफिस में ऐसे बात नहीं हो सकती, ऐसे बात होएगी, ठीक है। जैसे एप्पल है, एप्पल का कल्चर है इनोवेशन और स्ट्रिक्ट सेक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या है कि वहाँ हर एम्प्लॉय आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और किसी से कंपनी जो सीक्रेट शेयर नहीं करता, ठीक है। सब क्या अपने आप को प्रूफ करने के लिए बेटर चीज़ें सोचता है, ताकि खुद वो एक नई चीज़ लेके आए या नया प्रोजेक्ट लेके आए या नई टेक्निक लेके आए, वो लोगों से शेयर नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस का कल्चर। उसमें क्या है, जो ब्यूरोक्रेटिक होता है, जहाँ हर मतलब ब्यूरोक्रेसी तो होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे हर छोटी चीज़ के लिए 10 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, इसलिए वहाँ जो काम है वो बहुत स्लो होता है और लोग रिस्क लेने से डरते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने कभी गवर्नमेंट
मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम कराया होगा, कुछ भी मतलब लाइसेंस वगैरह या कुछ भी कोई भी काम हो सकता है, तो वहाँ पे हमें कितने चक्कर काटने पड़ते हैं एक चीज़ के लिए। कहीं कभी बोलते हैं उसके साइन करा के लेके आओ, कभी हालांकि ये गवर्नमेंट आईडी भी बनवाते हैं, उसके लिए भी हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट ऑफिस का जो कल्चर है वहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। तो भाई ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो, अगर चाहते हो कि आप सेकंड पार्ट लेके आऊँ तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर 5 लोग भी ये बोलेंगे कि सेकंड पार्ट लेके आओ तो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। अदरवाइज़ मेरे लिए इतना ही था। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो वीडियो देखने वाले बहुत लोग होते हैं, वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सबको क्या चाहिए होता है, मतलब ऐसे ही फ्री में। अगर मैं कुछ मतलब अगर आपको कुछ प्रोवाइड करा रही हो सकता है कल ना मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ जो काफ़ी यूज़फुल हो और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। मेरी ये वीडियोस भी तो आपके एग्ज़ाम में कितनी यूज़फुल हो रही है, आप खुद चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कितने टॉपिक इसमें से आते हैं। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया करो। थैंक यू सो मच।